सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी लगन से कर रहे होंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक जो होगा वह क्लास 10th के दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण पर होगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इस चैप्टर पर हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और एक एक कंसेप्ट को है ना पूरा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अम्ल क्षार और लवण, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, कैसे कैसे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है ना, इसके महत्व, इसका दैनिक जीवन में होने वाले सभी प्रकार के महत्व के बारे में हम लोग जानने का इसमें प्रयास करेंगे और एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी हम लोग एकदम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले इसके बीच में अंतर जान लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल अम्ल और एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, क्षारक। एक तरफ लिखेंगे क्षारक और एक तरफ लिखेंगे लवण। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अम्ल का जैसा हम लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, स्वाद इसका खट्टा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। यानी जिस जिस चीज का भी स्वाद खट्टा होगा इसका मतलब उसमें क्या है, कोई न कोई प्रकार का अम्ल है। अम्ल बहुत प्रकार का होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम देंगे, जैसे नींबू है ना, नींबू कैसा लगता है, खाने में खट्टा लगता है, इसका मतलब नींबू में कोई न कोई क्या है, अम्ल है। ठीक है, नींबू हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे कि नारंगी खाते हैं, इमली खाते हैं, ये सब का स्वाद कैसा लगता है, खट्टा लगता है, तो इसका मतलब उसमें कोई न कोई अम्ल, और किस चीज़ में कौन सा अम्ल है ये सब हम लोग इसी लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यदि क्षारक का हम कहेंगे, क्षारक का जो स्वाद होता है इसका कैसा होता है, कड़वा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है ना, कड़वा होता है इसका स्वाद कड़वा होता है। और लवण का स्वाद कैसा होगा, कड़वा हमने बोले जैसे साबुन कैसा कसैला टाइप का लगता है खाने में, तो उसी स्वाद को हम लोग कड़वा के, या समझ सकते हैं कि लोहा पर, जिस लोहा पर जंग लग गया, ठीक है ना, उसको यदि आप चखिएगा तो कुछ मतलब अलग टाइप का उसमें स्वाद आएगा, है ना, तो उसी स्वाद को हम लोग क्या कहेंगे, कसैला या कड़वा कहेंगे। ठीक है, साबुन का स्वाद बोल सकते हैं, जंग लगा हुआ लोहा का स्वाद बोल सकते हैं, सर्फ का स्वाद बोल सकते हैं, सब में क्षारक होता है इसलिए उसका स्वाद वैसा लगता है। ठीक है, उसके बाद लवण तो एकदम सीधा, जैसे NaCl का बात करें तो लवण का स्वाद कैसा होगा, नमकीन स्वाद होता है इसका, लवण का स्वाद कैसा होगा, नमकीन स्वाद होगा। ठीक है ना, उदाहरण के लिए दे सकते हैं इसमें NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। इसका अन्य उदाहरण और सारा ले, लवण क्षार में और सारा उदाहरण यदि हम लोग ले, ठीक है, और सारा उदाहरण का बात करें तो लवण इसमें और क्या उदाहरण लेंगे, तो लवण के बारे में देख ले, लवण का स्वाद जो है नमकीन होता है। तो यहाँ पर अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं, ये अम्ल आपका है, इसमें क्षारक और इसमें लवण। तो एक पॉइंट हम लोग देख लिए कि लवण का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसके बाद लवण धातु से अभिक्रिया यदि करेगा तो ये है, या जल से अभिक्रिया करेगा, तो जल से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या करेगा, H+ आयन उत्पन्न करता है। जबकि क्षारक का बात करें, क्षारक जब जल से अभिक्रिया करेगा या OH-
आयन उत्पन्न करेगा, है ना। क्योंकि लवण 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 क्या करेगा, ये आयन में टूट जाता है ना, धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा, माइनस और प्लस में यह टूट जाता है जब भी वह जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जल में उसको जब हम घोलेंगे, तो ये इसका खासियत है, ठीक है। इसके अलावा हम लवण का और सारा बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू जो होता है लवण का, वह 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, पीएच 7 से कम होगा, ठीक है। और क्षारक का बात करें तो इसका पीएच मान जो होगा वह 7 से क्या होगा, 7 से अधिक होगा, यानी 7 प्लस होगा। और लवण का पीएच मान जो होगा 7 के बराबर होगा, लगभग 7 के बराबर होगा। तो ये सारा पॉइंट को हम लोगों को याद रखना, ठीक है। और बात करें इसके उदाहरण का, उदाहरण बोल सकते हैं कि लवण का ये अम्ल का उदाहरण जैसे HCl हो गया, अम्ल है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, ये सब क्या है, हमारा अम्ल है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब क्या हमारा अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल है ना, CH3COOH, ये सब अम्ल है, इसमें ये सब प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें बात कर रहे थे क्षारक का, तो क्षारक में हम बोल सकते हैं सबसे अच्छा क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी चूने का पानी भी क्षारक का ही उदाहरण है ना। इसके बाद धात्विक ऑक्साइड, धातु का जो ऑक्साइड कोई भी होगा, है ना, वह क्षारक का उदाहरण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का उदाहरण है ना। ये सारा चीज लवण का उदाहरण बताइए दिए, NaCl हो गया, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड बोल सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बोल सकते हैं, ये सब क्या, सब लवण का उदाहरण है। इस तरह से एक एक उदाहरण को भी हम लोग देख लिए। अब यह बात कैसे हम पता करें कि कोई भी चीज़ अम्ल है कि क्षारक है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अम्ल है कि क्षारक है, यह कैसे पता करें। मान चलिए कि ये क्या किए, 3 बोतल ले लिए, ठीक है, 3 बोतल ले लिए हम, और तीनों बोतल में हमको ये नहीं पता है कि किसमें अम्ल है और किसमें क्षारक है। यह कैसे जानेंगे किसमें अम्ल है किसमें क्षारक है, तो इसकी सूचना ये हम किससे पता करेंगे, एक सूचक होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सूचक को क्या कहते हैं, सूचक क्या करता है कि वह यह इस बात की सूचना देती है कि कोई भी चीज़ अम्ल है या क्षारक है ना। तो सूचक ले लेंगे हम, कोई भी चीज़ है ना, एक सूचक लेंगे, ठीक है। सूचक 2 प्रकार का होता है, एक होता है संश्लेषित और एक होता है प्राकृतिक, है ना। एक होता है संश्लेषित जो हम लोग बनाते हैं, है ना, और संश्लेषित, और एक होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में हो गया जैसे लिटमस पत्र हो गया, इसके अलावा प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया, है ना, इसके अलावा अड़हुल का फूल हो गया, और संश्लेषित सूचक में क्या आ जाएगा आपको, फिनोप्थिलीन सब आ जाएगा, ठीक है। तो मान चलिए कि ये हमारा क्या है, बोतल है 3 तो इसमें कुछ किसी में अम्ल रखा हुआ, किसी में क्षार रखा हुआ और किसी में पानी सीधा रखा हुआ। तो कैसे जानेंगे किसमें अम्ल, देख करके तो हम पता कर नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक लिटमस पत्र लेंगे, ठीक है, लिटमस पत्र लेंगे, और लिटमस पत्र को मान चलिए कि इसमें क्या है, लिटमस पत्र इस टाइप का रहता है, ठीक है, एक कागज़ के टाइप का है। इसमें लिटमस पत्र हम लिए, और लिटमस पत्र इसमें डुबाने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है, यदि मान चलिए कि इसका कलर हो गया आपका ब्लू, इसको डुबाने के बाद इसका कलर हो गया कैसा, ब्लू हो गया, इसका मतलब है कि इसमें क्या है, इसमें क्षार है। क्षार क्या करता है कि लिटमस पत्र को वह नीला कर देता है, ठीक है। अब इसमें फिर क्या कि हम लिटमस पत्र को लिए, ठीक है, बैगनी रंग का होता है एक रंजक, ये लिटमस पत्र लिए, ठीक है। अब ये लिटमस पत्र को डुबाने के बाद इस विलयन में जब हम डुबाए तो इसका कलर कैसा हो गया, कलर यदि हो गया लाल, इसका कलर हो गया लाल, इसका मतलब क्या हो गया कि कलर लाल, लिटमस पत्र को कौन कर देगा, लाल कौन कर देगा,
इसका मतलब इसमें क्या है, अम्ल है, इसका मतलब इसमें अम्ल है। ठीक है, अब क्या किए फिर, अब इसमें हम डुबोए। ठीक है, इसमें डुबोए। अब इसमें डुबोने के बाद देख रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है ना, वैसने का वैसने प्रभावहीन हो रहा, जैसा था लिटमस पत्र उसी का उसी तरह। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें जल है, इसमें जल है ना। यानी ये एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से हम क्या जाने, इस एक्टिविटी से हम यह जाने कि कोई भी चीज़ को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है ना। क्षार क्या करता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्षार लाल को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा। कौन, लाल से क्या करेगा, नीला कर देगा। लिटमस पत्र को लाल से नीला करेगा कौन, लाल से नीला कौन करेगा, क्षार या क्षारक। ठीक है, इसको नोट करना। इसके अलावा नीला से लाल, नीला से लाल कर देगा आपका, नीला से लाल कर देगा, नीला से लाल कर देगा, नीला से लाल कौन करेगा, अम्ल कर देगा इसको, अम्ल। ठीक है ना। और उदासीन रहेगा, किसमें, उदासीन रहेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसमें, जल में। यानी जल में यदि लिटमस पत्र को डुबोएंगे तो उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या करना है, नोट कर लेना। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। ठीक है ना। तो लाल को नीला करेगा कौन, क्षारक, नीला को लाल करेगा कौन सा, अम्ल, और उदासीन रहेगा किसमें, यानी लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका, जल में यदि उसको डुबोएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग चैप्टर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। कर आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन विद्यमान क्रम से अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। अभी हम जस्ट बताए भोजन का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, कड़वा होता है, किसके कारण, अम्ल और क्षारक के कारण ही उसका स्वाद वैसा होता है। यदि मान चलिए कि हम इमली खा रहे हैं, ठीक है, और इमली खा रहे हैं, अब जैसे इमली यदि लिए आपके मन में एकदम जीभ से जो पानी निकलना शुरू हो गया होगा, ठीक है ना, तो इमली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। इसका मतलब बताइए कि उसमें अम्ल है या क्षारक है, इसका मतलब है कि वह उसमें अम्ल है। ठीक है ना, अम्ल है उसमें, और उसी के कारण, और बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे और डिटेल में, टार्टरिक। तो किसी का कड़वा भी स्वाद होता है ना, तो ये सब किसके कारण होता है, अम्ल और क्षार। यदि कोई चीज़ कड़वा लग रहा है इसका मतलब उसमें क्या है, क्षारक है। ठीक है, आपके परिवार में कई सदस्य अधिक भोजन करने का अम्लता से पीड़ित देखे होंगे कि अधिक यदि भोजन हम खा लिए, अत्यधिक भोजन खाने से क्या होता है कि हम अम्लता से, यानी पेट में क्या होता है कि हमको एसिडिटी बन जाता है। यानी और देखे होंगे जब एसिडिटी बन जाता है अम्लता के कारण तो खट्टा डकार आता है ना। तो उस समय कहता है कि आपको क्या लेना चाहिए, यदि पेट में एसिडिटी हो जाए, अम्लता हो जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए या बेकिंग सोडा का विलयन लेना चाहिए। तो देखेंगे बहुत सारा गांव में लोग क्या करता है कि आपके पेट में यदि डकार आ रहा है तो नींबू पानी पी ली तो और हानिकारक हो जाए, क्योंकि ये आपके पेट में अम्लता हो गई है, अम्ल अधिक हो गया तो नींबू में तो और अम्ल है तो और वो क्या करेगा, और बढ़ाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा का विलयन हमको लेना चाहिए उपचार के रूप में, है ना। क्यों, क्योंकि अम्ल को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उदासीन उसको कौन करेगा, क्षारक करेगा, और क्षारक का गुण किस में होगा, बेकिंग सोडा में होगा। इसलिए ये हमको उपचार के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, तो कारा वही उपचार बताते समय किस गुण धर्म को हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो अभी बता दिए कि है ना कि अम्ल को उदासीन कौन करेगा, क्षारक, और क्षार को उदासीन करता है अम्ल। अम्ल एवं क्षारक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं, है ना, और इसलिए अम्लता से पीड़ित आदमी को क्षारक का विलयन या बेकिंग सोडा का विलयन देना उचित होगा, न कि नींबू पानी दे देना चाहिए उस समय। ठीक है,
अभी जस्ट ये सब हम लोग पढ़े हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, बता दिए आप नोट में। नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। अब देखिए यहाँ पर एक नीला को लाल करेगा कौन? कौन सा लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देगा कौन? आम्ल, है ना। ऐसे याद रखिएगा कि नीला से लाल कर देगा। इसी यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि कौन लाल से नीला करेगा, कौन नीला से लाल करेगा। ऐसे याद रखिएगा। जैसे बिरहनी, ततैया काटता है तो आपके शरीर पर क्या हो जाता है? मान चलिए आपका शरीर है, ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ आपका। यहाँ पर क्या किया? ततैया आकर के बिरहनी काट लिया यहाँ पर। तो बिरहनी काटने के बाद क्या होता है? लाल होता है कि नहीं? तो बिरहनी काटने के बाद यदि लाल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? लाल हो गया। तो लाल, इसका मतलब बिरहनी में अम्ल रहता है। याद रखिएगा, बिरहनी में क्या रहता है? अम्ल रहता है ना। मिथेनोइक अम्ल गिरा देता हुआ। और अम्ल क्या किया हुआ? काटने के बाद लाल हो गया, यानी अम्ल क्या कर दिया? उसको लाल कर दिया। ऐसे करके याद रख सकते हैं, अम्ल लाल किया। जैसे ही अम्ल पूछेगा कि अम्ल क्या करता है, तो बिरहनी को याद रखिएगा कि बिरहनी काटने के बाद, ततैया काटने के बाद लाल हो जाता है। तो इस तरह से अम्ल क्या करेगा? लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक सूचक है ना। लिटमस पत्र जिस प्रकार से एक सूचक है ना। लिटमस पत्र भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अभी जस्ट बताए, लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है ना, जो अम्ल और क्षार को पता करता है। इसी तरह से संश्लेषित सूचक के बारे में हम जस्ट बताए। संश्लेषित सूचक को क्या करते हैं हम लोग? लैब में बनाते हैं, है ना, प्रयोगशाला में बनाते हैं। जैसे मैथिल ऑरेंज, ये याद रखना है, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है या संश्लेषित सूचक है। फिनोप्थिलीन, दूसरा है फिनोप्थिलीन। ये दोनों चीज को पॉइंट में याद रखना है, ठीक है। ये है संश्लेषित सूचक का नाम, कौन? मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। अब प्राकृतिक सूचक का नाम बोले तो प्राकृतिक सूचक में कौन है? हल्दी, है ना, लिटमस पत्र, ये सब प्राकृतिक सूचक है। ये दोनों प्राकृतिक सूचक का हम पॉइंट भी लगाते जा रहे हैं। तो ये सारा चीज के बारे में हम लोग देखें। अब पूछेगा कि लिटमस विलयन है कि क्या? इसका परिभाषा को याद रखना है या इसके बारे में। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। ये पूछेगा कैसा रंजक होता है? बैगनी रंग का। और थैलोफाइटा समूह, है ना, थैलोफाइटा समूह, ब्रायोफाइटा समूह, इस तरह का बहुत प्रकार का पौधा होता है ना, जो को आप अगले क्लास या 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। तो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधा से ये निकाला जाता है लिटमस विलयन, है ना। और लिटमस विलयन जब नो अम्लीय होता और न क्षार के, तब यह बैगनी रंग का होता। पूछेगा कि लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो लिटमस रंग का, देखिए बैगनी कलर से इसको रंग देते हैं। लिटमस विलयन कैसा रंग होगा? ये बैगनी रंग का होता है ना। लिटमस विलयन बैगनी रंग का होता है। इसके अलावा प्राकृतिक सूचक का और बात करें तो लाल पत्ता गोभी देखे होंगे, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटोनिया, जर्मेनियम, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक सूचक का ही उदाहरण है, और जो यह बताता है कि कोई चीज अम्ल है कि क्षारक। अब देखिए एक प्रश्न है यहाँ पर, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई, इनमें से आश्रित जल है, शेष में 2 में से किसी में अम्ल और किसी में क्षार है। तो कैसे पता करेंगे कोई भी चीज अम्ल है कि क्षारक? अभी जस्ट बताए कि 3 प्रश्नावली हमको दे दिया बात, ठीक है। और 3 प्रश्नावली हमको नहीं पता है कि किसमें अम्ल है किसमें क्षारक है, किसी में अम्ल है किसी में क्षारक है किसी में जल है। तो कैसे पता करेंगे? तो मान चलिए कि वही बताया अभी कि लिटमस पत्र इसमें डुबाएंगे, ठीक है ना। लिटमस पत्र इसमें डुबाएंगे और डूबने के बाद मान चलिए कि कोई कलर इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, कोई कलर चेंजिंग नहीं हुआ, उसका लिटमस का रंग उसी तरह का रहा। इसका मतलब ये तो समझ जाएंगे पहले कि ये क्या है? जल। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें डुबाएंगे, ये दोनों में से किसी में भी हम डुबाएंगे। अब मान लीजिए कि इसमें हमारा जो लिटमस है बैगनी रंग का है, और इसमें डुबाने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन तब फिर इसमें डुबाएंगे। देख मेरे, इसमें डुबाने के बाद ये कैसा हो गया? मान चलिए कि ये लाल हो गया। ये जब लाल हो गया तो इसका मतलब ये कैसा समझेंगे? इसमें क्या है? अम्ल है। अम्ल है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक इसमें अब क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अब है कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को हम लोग समझेंगे। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या चीज का निर्माण होता है ना। अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? सबसे पहले तो अलग अलग प्रकार का जो अम्ल है उसका सूत्र और प्लस उसका नाम हम लोगों को जानना है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसको नोट करके ऊपर नीचे करके जो है लिख लेना है। जैसे HCl इस तरह से लिखना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ लिख देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, इधर लिखना है सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इधर लिखना है नाइट्रिक अम्ल, है ना। उसी तरह से सब सूत्र को एक जगह कर लगना। CH3COOH, CH3COOH क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारा चीज़ को हम लोगों को क्या करना है? लिख लेना है। जितना सूत्र है सबको लिख लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षारक का उदाहरण है। ये सब क्षारक का उदाहरण है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब याद रख लेना। ये सब जितना टिक लगा रहे यहाँ से ये सब क्या है? आपका क्षारक है। ये सब क्षारक का उदाहरण में रट जाना है। इसके अलावा ऊपर जो टिक लगाए हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल का उदाहरण है। ठीक है। चलिए देखिए, एक एक पॉइंट को हम लोग एकदम पूरा NCERT को एकदम दिखा रहे हैं। अब है गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? एक और सूचक के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है ना। गंधीय